आज का हमारा विषय है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। इस विषय के अंतर्गत हम निम्नलिखित टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के भूवैज्ञानिक खंड। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों व प्लेटों के क्षैतिज संचरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूहों के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, जो भौतिक लक्षणों पर आधारित हैं। इसमें सबसे पहले है प्रायद्वीपीय खंड। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में गुजरती हुई दिल्ली तक और यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा के डेल्टा तक यानी कि पश्चिम बंगाल तक जाती है। प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंश से यह प्रभावित है, यानी कि इस खंड को बनाने में बहुत से प्रकार के बलों का हलचलों का योगदान है। नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट घाटियां और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियां शामिल हैं। अवशिष्ट पहाड़ियां उन्हें बोलेंगे जो प्राचीन समय की पहाड़ियां हैं, उनके कुछ टुकड़े ही अभी बाकी हैं, जैसे अरावली, नल्लामाला, वेलिकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियां। यहाँ की नदी घाटियां उथली यानी कि कम गहरी और उनकी प्रवणता, उनका जो ढाल है वो भी कम पाया जाता है। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना थोड़ी ही नई है, दुर्बल और लचीली भी है। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों का अर्थ है अलग अलग प्लेटों के एक दूसरे के टकराने से जो हलचल पैदा होती है, वलन बल पड़ने से और भ्रंश आदि से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये पर्वत वर्तमान समय में भी अंतर्जनिक व बहिर्जनिक बलों की अंतःक्रियाओं से प्रभावित हैं। अंतर्जनिक बलों का अर्थ है भूप्रपट्टी की जो अलग अलग प्लेटों का सरकना, और बहिर्जनिक बलों का अर्थ है जैसे अपर्दन, अपक्षय, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा ये जो पर्वत श्रेणियां हैं वो आज भी उनका विकास हो रहा है। हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर खिसक कर, आप अपने मानचित्र की तरफ देखें, भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसकी और उत्तर में स्थित यूरेशिया प्लेट जो एक स्थिर प्लेट मानी जाती है उसके टकराने से हुआ। इन दोनों प्लेटों के बीच में एक तैथिज नाम का सागर था, जिसके अंदर अवसादों की जो अलग अलग परतें जमा थी। अवसादों की इन परतों में वलन पड़ गए। ये वलन ही हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं जो आज की हैं। लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट ने उत्तर की ओर खिसकना शुरू किया तथा लगभग 2 से 3 करोड़ वर्ष पहले हिमालय टेथिस भू अभिनति से उबर कर बाहर की तरफ आने लगा। तेज बहाव वाली नदियों से अपर्दित ये पर्वत अभी भी युवावस्था में हैं। गार्ज, सिप्रिकाएं, जलप्रपात इत्यादि इसका प्रमाण है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड
सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अभिनति ग्रत है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से इसको भरती जा रही हैं, इसको फिल करती जा रही हैं। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर तक की है। ऊपर लिखित वृत्तांत से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। इसके कारण धरातल और भू आकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भू आकृति एवं उच्चावच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे भारत की अलग अलग भू आकृतियों के बारे में। किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले भारत के सबसे उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमालाएं। फिर है उत्तरी भारत का मैदान, ये हिमालय पर्वत के दक्षिण की दिशा में है। प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल जो कि भारत की पश्चिमी दिशा में स्थित है। तटीय मैदान जो प्रायद्वीप पठार के पूर्व और पश्चिम दिशा में स्थित हैं। और द्वीप समूह। इस चैप्टर के अंतर्गत हम इन सभी भू आकृतियों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां शामिल हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से एक बलित पर्वत है। यानी कि जो हिमालय पर्वत है वो अभी अपनी युवावस्था में है और हिमालय पर्वत का निर्माण भूपरपट्टी पे बल पड़ने से हुआ है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली है। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हैं। प्यारे बच्चों, आप मानचित्र को साथ साथ देखते रहें। अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं। हिमालय की पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है जो एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी उत्तर से दक्षिण चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 150 किलोमीटर है। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। यानी कि हिमालय पर्वत भारत के लिए सुरक्षा का भी काम करता है। भारत के लिए हिमालय एक प्राकृतिक रोधक के साथ साथ जलवायु, अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। अब हम हिमालय पर्वत श्रृंखला का भौगोलिक वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। या आप हिमालय को देखें, साइड से उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ जाते हुए हिमालय की अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं का वर्णन किया गया है। वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक,
ये हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित वृत्त या महान हिमालय कहलाता है, जिसको आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे उच्च पर्वत श्रृंखला है जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसके बाद मध्य हिमालय आता है, फिर शिवालिक या बाह्य हिमालय जो सबसे बाहरी श्रृंखला कहलाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच पाई जाती है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। आप चित्र को देखते रहें। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय या शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। इसके बाद सिंधु गंगा का मैदान आता है। ये भारत के कुछ प्रमुख शिखर हैं जो भारत और नेपाल देश के अलग अलग वर्णन किया गया है, जिसमें हिमालय की सबसे जो ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल देश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजुंगा है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर के लगभग है। इसके अलावा इन सभी शिखरों का वर्णन किया गया है। अब हम हिमालय पर्वत श्रृंखला का प्रादेशिक वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर भी विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, जिसको पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी और सतलुज के मध्य 560 किलोमीटर तक इस विभाग का विस्तार है। आप अपने मानचित्र को देखें। सिंधु और सतलुज नदी के बीच का जो हिमालय का क्षेत्र है वो पंजाब हिमालय या कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह विभाग कश्मीर और हिमाचल राज्यों में फैला है। इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। झीलें डल तथा वूलर झील ये अलवणीय यानी कि मीठे पानी की झील हैं, और पांगांग सो और सोमुरिरी झील ये लवणीय जल की झीलें हैं। घाटी विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी इस प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। घाटियों को दून कहा जाता है, जैसे जम्मू दून और पठानकोट दून। हिमानी दक्षिणी एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियां बल्टोरो और सियाचिन हैं। कुछ दर्रे भी हैं। दर्रे पहाड़ों के बीच से निकलने का रास्ते को बोला जाता है। वृहत हिमालय में जोजिला, जास्कर श्रेणी में फोटुला और लद्दाख श्रेणी में खरदुगला ये विशेष दर्रे हैं इस हिमालय में। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम और चेनाब इस हिमालय की प्रमुख नदियां हैं। और यहाँ पर वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरारे शरीफ ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। कश्मीर हिमालय करेवा, जो कि चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमाव के लिए भी प्रसिद्ध है। जैसे नदियाँ होती हैं वो अपने साथ जलोढ़ लेके आती हैं, उसी प्रकार हिम नदियाँ जो अपने साथ मेटेरियल को लेके आती हैं उसको करेवा बोला जाता है। और वहाँ पर जाफरान यानी कि केसर की खेती की जाती है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, जिसको कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी, सतलुज और पूर्व में काली के मध्य 320 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि सतलुज, रावी
और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय आता है। हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रेणियां वृहत हिमालय, लघु हिमालय और उत्तर दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक श्रेणी इस हिमालय खंड में तीनों का जो एरिया है वो आता है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियां रावी, व्यास और सतलुज, यमुना, गंगा की सहायक नदियां हैं। घाटियां चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून और कोटा दून। इसमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर की है। यहाँ पर कुछ पर्वत नगर भी हैं। 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे हैं, जिसमें धर्मशाला, मंसूरी, कसौली, अल्मोड़ा और रानीखेत आदि पर्वत नगर यहाँ पाए जाते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब तथा प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ गंगोत्री और यमुनोत्री हिमानियाँ भी हैं। गंगोत्री से गंगा नदी और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। प्रयाग किसे बोला जाता है? दो नदियों के मिलने का स्थान, जिसको हम नदी संगम भी बोलते हैं। यहाँ पर प्रयाग भी पाए जाते हैं जहाँ पर दो अलग अलग नदियाँ आके मिलती हैं। यहाँ प्रमुख रूप से 5 प्रसिद्ध प्रयाग हैं: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं और उससे आगे फिर वो गंगा नदी कहलाती है। नेपाल हिमालय यह काली और तीस्ता नदियों के बीच 800 किलोमीटर की दूरी में फैला है। इसका अधिकांश भाग नेपाल में होने के कारण इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। हिमालय का सबसे ऊंचा भाग यही हिमालय है। एवरेस्ट पर्वत शिखर यहीं पर स्थित है। आप मानचित्र में देखें, ये स्थिति है एवरेस्ट पर्वत शिखर की। फिर है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय पाया जाता है। यह छोटा परंतु हिमालय का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। कंचनजुंगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो यहीं पर स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी व जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्ष वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने चाय के बागान लगाए। यहाँ दुआर शतलाकृतियाँ पाई जाती हैं। दुआर भूटान के आसपास पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ के मैदान पूर्वी हिमालय की तलहटी को कहते हैं। दुआर का अर्थ नेपाली, असमिया, बंगाली भाषाओं में दरवाजा होता है और यह क्षेत्र भारत से भूटान के लिए प्रवेश द्वार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति और प्राणी जात के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अरुणाचल हिमालय, जिसको हम असम हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसका विस्तार तीस्ता और दिहांग, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, उन नदियों के बीच में है, जिसकी जो दूरी है वो 720 किलोमीटर की है। असम, अरुणाचल राज्यों और भूटान देश में यह विस्तृत है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की तरफ है। कांगतू और नमचा बरबा इसकी प्रमुख चोटियां हैं। ये पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण दिशा में तेजी से बहती हुई गहरे गार्ज बनाने वाली नदियों से विच्छेदित या अलग अलग हुई हैं।
कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित इस हिमालय की प्रमुख नदियां हैं। ये 12 नदियां हैं और बहुत से जलप्रपात बनाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सी जनजातियां हैं, जैसे मोनपा, अबोर, मिसमी, निसी और नागा, जो ज़्यादातर झूम खेती करती हैं, जिसे स्थानांतरी कृषि भी कहा जाता है। ऊबड़ खाबड़ सतलाकृति के कारण यहाँ पर विभिन्न घाटियों के बीच परिवहन जुड़ाव नामात्र है। इसलिए अरुणाचल असम सीमा पर स्थित दुआर क्षेत्र से होकर ही यहाँ कारोबार किया जाता है। पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय उत्तर से दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। ये ऑरेंज कलर में आप देखें, ये पूर्वी पहाड़ियां हैं। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। पहाड़ियां विभिन्न स्थानीय नाम से जानी जाती हैं। यहाँ पर उत्तर में पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से ये पहाड़ियाँ जानी जाती हैं। यहाँ अनेक जनजातियाँ झूम या स्थानांतरी कृषि करती हैं। झील। मणिपुर घाटी के नजदीक लोकताल झील है। बराक मणिपुर मिजोरम राज्य में। नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा मेघना तथा चिंदवी नदी भी यहाँ पर बहती है। उत्तरी भारत का मैदान। उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। लाखों वर्षों में हिमालय के दक्षिण में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। अपने मानचित्र में देखें आप, विभिन्न नदियां जो हिमालय पर्वत से निकली, वो अपने साथ जो भी जलोढ़, अपने साथ जो भी मटेरियल लेके आई, उसका द्रोणी में उसको बिछाने से, उसके निक्षेप, उसको इकट्ठा करने से इस उत्तरी भारत के मैदान का निर्माण हुआ। यह मैदान हिमालय के दक्षिण में तथा प्रायद्वीप पठार के उत्तर में पूर्व से पश्चिम दिशा तक फैला है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर तक है। उच्चावच की भिन्नताओं तथा आकृतिक भिन्नताओं के आधार पर उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। आप इस चित्र को देखें। सबसे पहले भाबर, फिर तराई प्रदेश, उसके बाद जलोढ़ मैदान, जिसको 2 भागों में बांटते हैं, खादर और बांगर। आगे हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उत्तरी भारत के जो मैदान का अलग अलग उच्चावच के आधार पर अब हम वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले भाबर। यह क्षेत्र शिवालिक पर्वत श्रेणी की तलहटी में उसके समानांतर सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक फैला है। प्यारे बच्चों, मानचित्र को ध्यान से देखना। यह 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की एक पतली पट्टी है। हिमालय से निकलने वाली नदियां शिवालिक के ढालों से जब वो नीचे आती हैं तो भारी जल भार, जैसे बड़े सैल यानी कि चट्टानों के टुकड़े, गोलाशम, कंकर पत्थर, रेत, बजरी, वहाँ पर वो जमा कर देती हैं।
इससे पारगम्य क्षेत्र बन गया जिसमें छोटे नदी नाले भूमिगत हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो अलग अलग चट्टानी पदार्थ जमा हो जाते हैं जिनको नदी आगे बहाकर नहीं ले जा पाती, तो वहाँ पर एक पारगम्य क्षेत्र बन जाता है, यानी कि वहाँ पर जो पानी है वो इनके अंदर से नीचे की तरफ चला जाता है। तो उस क्षेत्र को भाबर के नाम से जाना जाता है। फिर है तराई प्रदेश। भाबर के दक्षिण में ये नदियां पुनः धरातल पर निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं जिसे तराई कहा जाता है। भाबर के समानांतर तराई प्रदेश 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है, यानी कि भाबर के आगे दक्षिण दिशा में उससे आगे का जो क्षेत्र है वो तराई प्रदेश कहलाता है, यानी कि पानी से जल से तर प्रदेश होता है वो। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। फिर है खादर जलोढ़ मैदान। इस क्षेत्र में नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष आ जाता है। ये वो क्षेत्र होते हैं जहां पर नदियां हर वर्ष बाढ़ लेके आती हैं और उनके साथ मिट्टी के महीन कण आके मैदान में बिछ जाते हैं। फलस्वरूप हर साल मिट्टी की एक नई परत बिछ जाती है। यह क्षेत्र भूमिगत जल का भंडार है तथा इसकी उपजाऊ शक्ति में प्रतिवर्ष वृद्धि भी होती रहती है, क्योंकि हर वर्ष नई मिट्टी की परत इसमें बिछती रहती है। फिर है बांगर जलोढ़ मैदान, जहां नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। मैदान के उस भाग को बांगर कहा जाता है। यहाँ पर इतिहास में पीछे नदियों का पानी पहुंचता था जिससे बाढ़ आती थी, लेकिन धीरे धीरे वो स्थान ऊंचे हो गए और अब वहाँ पर नई मिट्टी की परत बिछनी बंद होगी। तो जो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उस क्षेत्र को बांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र का निर्माण पुरानी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। इस क्षेत्र में चूने से युक्त कंकरीली मिट्टी भी पाई जाती है। अब हम उत्तरी भारत के मैदान का प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे। सबसे पहले पंजाब सिंध का मैदान। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। इस मैदान का बहुत बड़ा भाग अब पाकिस्तान में स्थित है। इस मैदान का निर्माण सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज के द्वारा लाए गए निक्षेप से हुआ है। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। अब दोआब किसे कहा जाता है? दोआब, इसमें जो आब है वो फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पानी। दो नदियों के बीच के भाग को दो आब, यानी कि दो पानी के बीच का भाग, दो नदियों के बीच का भाग। और इसी आधार पर जो हमारे देश का एक राज्य है पंजाब, उसका नाम भी इसी आधार पर पड़ा है। पांच पानी, पांच नदियों का प्रतीक सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। फिर है गंगा का मैदान। इसका निर्माण गंगा, यमुना, गोमती, गंडक आदि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अपर्दित पदार्थों से हुआ है। प्रायद्वीप पठार की ओर से भी बहकर आने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन नदियों का भी इस मैदान को बनाने में योगदान है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा के पूर्वी भाग, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अपर्दित पदार्थों से हुआ है। इसका विस्तार असम में धुबरी से सदिया तक है। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीप पठार के बारे में। प्रायद्वीप पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है।
उत्तर पश्चिम में दिल्ली अरावली विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची कार्डामम पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार की सीमाओं को निर्धारित करती हैं। उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार हैं। प्रायद्वीप भारत अनेक प्रकार के पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पालायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती चली जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से भी मिलता है। यानी कि ज़्यादातर जो प्रायद्वीप पठार है उसकी जो ऊंचाई है वो पश्चिम दिशा की तरफ वो ज़्यादा ऊंचा है और पूर्व की तरफ जाते जाते उसकी ऊंचाई कम होती जाती है। प्रमुख स्थलाकृतियाँ: टार बलाक पर्वत, भ्रंश घाटियाँ, पर्वत सकंद, नगन चट्टान संरचना, टीकरी पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्जाइट भित्तियां शामिल हैं, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। मिट्टी: पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीप पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निमज्जन, भ्रंश और विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। प्रायद्वीप पठार बहुत प्राचीन स्थलाकृति होने के कारण अलग अलग भू आकृति जो प्रक्रियाएं हैं उनसे ये गुजरा है। पुनरावर्ती क्रियाओं के क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती हैं। अब हम प्रायद्वीप पठार के अलग अलग भागों का वर्णन करेंगे, जिसमें सबसे पहले है दक्कन का पठार। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीप पठार को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। दक्कन का पठार यह एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट तथा उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव की पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट को अनेक स्थानीय नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक में हिमाद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियां। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे तथा अविरत हैं। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है। प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो नीलगिरी पहाड़ियों में है। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है। पूर्वी घाट महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। इसके अलावा जावादी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्लामाला पहाड़ियाँ भी पूर्वी घाट में स्थित हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में आके सबसे दक्षिण में ये मिल जाते हैं। फिर है मध्य उच्च भूभाग। अपने मानचित्र को आप देखते रहें। अब तक हमने दक्कन का पठार पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मध्य उच्च भूभाग। नर्मदा नदी के उत्तरी दिशा में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूभाग के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियां हैं, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा भी बनाते हैं।
प्रायद्वीप पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर राजस्थान तक है, जहां यह अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बों और चापाकार रेतीले टिब्बों से ढके हैं, जिनको बरखान के नाम से जाना जाता है। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टानें जैसे संगमरमर, सलेट और नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण है। यानी कि यहाँ पर अनेक प्रकार की ऐसी चट्टानें मिलती हैं जिन्होंने अपना जो वास्तविक रूप बदलकर दूसरा रूप भी वो ले चुकी हैं। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में छोटा नागपुर पठार है जो खनिजों का भंडार है। अगला है उत्तरी पूर्वी पठार। अब तक हम पठार के इन भागों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम उत्तरी पूर्वी पठार का अध्ययन करेंगे। वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। इस रेड ब्लॉक में आप देखें, हम यहाँ की बातें कर रहे हैं। यह माना जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति के समय भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया था। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है: गारो, खासी तथा जयंतिया पहाड़ियां। असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियां भी इसी का विस्तार हैं। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा के परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अपर्दित भूतल है। भारतीय मरुस्थल। विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली की पहाड़ियों के उत्तर पूर्व तथा पश्चिम में स्थित है। भारत की बिल्कुल पश्चिम दिशा में आप देखें, रेड कलर में अरावली की पहाड़ियां हैं। इनके पश्चिम और उत्तर पूर्व में भारतीय मरुस्थल स्थित है। इसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। यह एक उबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनुदैर्ध्य रेतीले टीले और चापाकार बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 mm से कम होती है और परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। इन्हीं सतलाकृति गुणों के कारण इसे मरु यानी कि सूखी स्थली के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल, जो कि आज से 6.6 करोड़ से 25 करोड़ वर्ष पहले की बात है, उस काल में यह एक समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि आकल, जो कि राजस्थान में स्थित है, वहाँ पर कास्ट जीवाश्म पार्क, वुड फॉसिल पार्क में उपलब्ध परमाणु तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मासर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। कास्ट जीवाश्म की आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आंकी गई है। इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीप पठार का ही विस्तार है। अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियां भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित हैं, जैसे रेतीले टीले, छत्रक चट्टानें और मरु उद्यान। ढाल के आधार पर मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटा गया है: सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। नदियां। यहाँ की अधिकतर नदियां अल्पकालिक हैं। वर्षा के मौसम में कुछ स्तर तक पानी आ जाता है, नहीं तो ये सूखी ही रहती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुँच पाती।
कुछ नदियां तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं, या झील या पलाया, जो कि मरुस्थल में पाए जाने वाली खारे पानी की झील को बोलते हैं, उसमें वो मिल जाती हैं। मरुस्थल के दक्षिण भाग में बहने वाली लूनी नदी यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी है। तटीय मैदान। प्रायद्वीप पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। स्थिति और सक्रिय भू आकृति प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा जा सकता है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है तथा पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मंझगांव, JLN नावासेरा मुंबई, मरमागांव, मंगलोर और कोचीन जैसी जो प्रमुख यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाहें स्थित हैं। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले है गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र तथा गोवा में कोंकण तट, कर्नाटक का कन्नड़ तट, केरल का मालाबार तट। इस मैदान में बहने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती। मालाबार तट की विशेष सतलाकृति कयाल, जिसको बैक वाटर्स बोलते हैं, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। कयाल एक ऐसी जगह को बोला जाता है जहां पर महासागर का सागर का जो पानी है वो सतल भाग की तरफ इकट्ठा हुआ होता है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लाम काली एक नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। अब हम पूर्वी तटीय मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यहां लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन नदियों के डेल्टा शामिल हैं। आप अपने मानचित्र में देखें नदियों को। उभरा तट होने के कारण यहां पतन और पोताश्रों की जो संख्या है वो कम है। यहां पर महाद्वीपीय शैल की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहां पतनों और पोताश्रों का विकास मुश्किल है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। द्वीप समूह। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और अरब सागर के द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में लगभग 572 द्वीप हैं। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर तथा 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित हैं। ये द्वीप आकार में बड़े हैं तथा समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी हुई है, जिसमें बैरन आइसलैंड, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी निकोबार द्वीप समूह में
स्थित है। यह द्वीप असंगठित कंकर, पत्थरों और गोलाश्मों से बना हुआ है। अरब सागर के द्वीप समूह। अरब सागर के द्वीपों को लकादीव, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। ये द्वीप 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच बिखरे हुए हैं। यहाँ 36 द्वीप हैं, इनमें से 11 पर मानव का बसाव है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल यानी कि 10 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है उसके द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप। द्वीपों का यह समूह छोटे परवाल द्वीपों से बना है। परवाल क्या होते हैं? परवाल जंतु कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले यानी कि कम गहरे तथा गर्म जल में होता है। परवाल स्त्राव एवं परवाल अस्थियां टीले के रूप में विकसित होती रहती हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: परवाल रोधिका, तटीय परवाल भित्तियां, परवाल वलय द्वीप। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलीन है यानी कि जिनको हम बीच बोलते हैं, जिस पर अभद्र गुटिकाएं, शिंगिल तथा गोलाश्म पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा चैप्टर खत्म हुआ और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। आप भारत के अलग अलग भूवैज्ञानिक खंडों का वर्णन कीजिए। भारत की जो अलग अलग भू आकृतियां हैं, जो कि हिमालय पर्वत, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान तथा द्वीप समूह, इन सब का मानचित्र की सहायता से आप वर्णन करें और अपनी कॉपी में इसके नोट्स बनाएं। इस वीडियो की ऑनलाइन क्विज भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उस लिंक को क्लिक करके आप ऑनलाइन क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद।